लोग आज पढ़ते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन कौन कौन से अंग पाचन में हमारे, जब हम भोजन करते हैं तो कौन कौन से अंग पाचन में मतलब भोजन को पचाने में सहायता करता है, कौन से अंग कौन सा एंजाइम होता है जो भोजन को सरलता पूर्वक बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है, प्रोटीन को कौन पचाता है, वसा को कौन पचाता है, किस तरह से हमारे शरीर में मतलब भोजन से एनर्जी आ जाता है, किस तरह से इम्यूनो एसिड में बदल जाता है, जो वसा होता है जो इम्यूनो एसिड में बदल जाता है, प्रोटीन भी एनर्जी देता है हमें, किस तरह से इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र होता है तो भोजन के पचाने में सामूहिक रूप से, भोजन को जब हम खाते हैं तो उसे पचाने के लिए, डाइजेस्टिव करने के लिए सामूहिक रूप से जितना भी अंग भाग लेता है उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। मतलब भोजन को पचाने में सामूहिक रूप से जितना भी अंग भाग लेता है उन्हें हम कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता है जो दो प्रकार का होता है, एक होता है आहार नल पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है आहार नल, दूसरा होता है ग्रंथि, पाचक ग्रंथि। आहार नल में मुख्य रूप से मुख गुहा आता है। आहार नल से मुख गुहा के बाद आता है ग्रास नली, मुख गुहा के बाद आता है ग्रास नली के बाद आता है अमाशय, अमाशय के बाद आता है छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत के बाद आता है मलाशय के बाद आ जाता है हमारा गुदा तो जो बाहर निकाल देता है भोजन को। इसमें आता है एंजाइम हम लोग देखेंगे तो इसी आहार नल के साथ ही हम लोग एंजाइम को देखते चलते रहेंगे, देखते तो एंजाइम पढ़ेंगे, मुख गुहा पढ़ेंगे तो मुख गुहा में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं इसके बारे में जानेंगे। मतलब इसी के साथ में आहार नल के साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथि के बारे में, एंजाइम के बारे में, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन ग्रंथि के मुख में। आहार नल का मुख मतलब जो शुरू में होता है उसे हम स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। मुख गुहा से स्टार्ट करते हुए गुदा तक जाके हम लोग खत्म कर देंगे। मुख गुहा में तीन प्रकार का संरचना पाया जाता है। मुख गुहा में तीन प्रकार का मतलब मुंह में तीन प्रकार का संरचना पाया जाता है। एक तो जीभ हो गया का, और दूसरा दांत, और तीसरा होता है जो एंजाइम निकालता है। क्योंकि हम इससे पहले बोले थे कि हम लोग मुख गुहा का मतलब आहार नल के साथ ही हम लोग एंजाइम को कवर करते चल जाएंगे, तो इसलिए हम लोग एंजाइम को भी पढ़ लेते हैं। तो एक दांत हो गया मुख गुहा में, दांत हो गया, दूसरा हो गया जीभ, और तीसरा हो गया जो लार निकलता है। कौन कौन से लार निकलते हैं वो हो जाता है। तो मुख गुहा में पहले हम देखते हैं जीभ। तो जीभ का काम है, जीभ ही इस प्रकार का होता है। जीभ होता है जो भोजन को पलटने में मदद करता है। जीभ जो होता है भोजन को पलटने में मदद करता है, ध्वनि उच्चारण में भी मदद करता है, स्वाद को ग्रहण कर स्वाद बताने में भी मदद करता है। जीभ में छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं जो स्वाद को बताता है। जब इस जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वह होता है मीठा। जीभ का आगे का भाग होता है मीठा, पीछे का भाग होता है तीखा। मतलब जो जीभ होता है, जीभ हो गया, तो जीभ का एक पीछे का जो भाग होता है उसे वो होता है तीखा, मतलब वह तीखा स्वाद को बताता है। जबकि जीभ का अगला जो भाग होता है वो मीठा स्वाद को बताता है।
तो तीखा का उल्टा होता है मीठा, तीखा का उल्टा होता है मीठा, तो मीठा हो गया आगे और तीखा हो गया पीछे। तीखा, खा में खा, तीखा में खा रहा है, तो जब पूरे दोनों पट्टी खट्टा हो जाएगा, खा से खट्टा, दोनों पट्टी खट्टा हो जाएगा, दोनों पट्टी खट्टा हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर खट्टा हो गया तो यहाँ पर बचेगा जो नमकीन हो जाएगा। ये दोनों नमकीन बताता है। अब बीच में स्वाद नहीं बताता। जो जीभ होता है, जीभ में बीच में जो होता है, बीच में किसी भी प्रकार का स्वाद ग्रहण करने की क्षमता नहीं रहती है। ये होता है जीभ। जीभ के बाद देखते हैं हम लोग दांत। दांत इस प्रकार का होता है। इस तरह से दांत होता है। दांत होता है, जो दांत का ये बाहर का भाग होता है इनामेल का बना होता है, और अंदर का भाग डेंटाइन का बना होता है। यह इनामेल जो होता है दांत का सबसे कठोर भाग होता है। 85% दांत जो बनता है, 85% योगदान होता है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का योगदान दांत बनाने में 85% होता है। दांत के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है, जबकि 10% योगदान होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। 10% योगदान होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बाकी 5% होता है जो अन्य शेष प्रकार के रहते हैं, वो निर्माण करते हैं दांत के निर्माण में। दांत होता है जो शुरू में दांत निकलता है उसे बोलते हैं डाइफोडंट, जो दोबारा टूट के बाद में दांत निकलता है उसे बोलते हैं मोनोडंट, मोनोफायोडंट। दांत होता है, अब दांत के देखते हैं प्रकार। दांत का एक प्रकार का होता है। अब उसका क्या क्या कार्य है, दांत का मतलब दांत कितने प्रकार का होता है और उसका क्या क्या कार्य है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दांत का जो आगे का भाग होता है वह इंसीजर कहलाता है। जो दांत होता है ये 4 का होता है, 1 2 3 4, ये 4 दांत है, ये इंसीजर कहलाता है। दांत 4 को होता है। दांत 4 को होता है, इसे बोला जाता है कृतक। इंसीजर पहला को बोला जाता है कृतक, दूसरा होता है कैनिन, रदनक बोला जाता है। फिर आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर जिसे बोला जाता है अग्रचवर्णक। फिर आ जाता है मोलर, जिसे बोला जाता है चवर्णक। जो इंसीजर कैनिन होता है वह दांत का सबसे आगे का भाग होता है कैनिन। जो दांत का सबसे आगे का भाग होता है, 1 2 3 4, ये 4 भाग होता है, 1 2 3 4, 4 का जो दांत होता है उसे बोला जाता है इंसीजर, मतलब कृंतक, कृतक, इंसीजर। तो इसमें दांतों की संख्या होती है कृतक में 4, इसमें 4 दांत होता है। अब इंसीजर का काम देखते हैं। इंसीजर जो होता है वह दांत भोजन को काटने में मदद करता है, भोजन को काटता है इंसीजर। इंसीजर होता है जो भोजन को काटता है। इंसीजर के बाद आता है रदनक। रदनक होता है जो ये जो दांत होता है नखीला टाइप के, नखीला टाइप के, उसे हम बोलते हैं रदनक। रदनक होता है जो भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है।
रत्नक की संख्या होती है 2 ऊपर होता है 2 नीचे, मतलब हालांकि दांत का एक इसके टोटल संख्या 4 + 4 8 होती है। 4 ऊपर जो कृतक होता है 4 ऊपर होता है 4 नीचे 8 होता है। इसमें टोटल दांतों की संख्या 8 होती है। रत्नक में 2 गो ऊपर रहता है 2 गो नीचे, 2 + 2 4 होता है। इसमें दांतों की संख्या 4 होता है। इसे भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। जो रत्नक होता है भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करता है। शाकाहारी जो जानवर होते हैं जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, इसमें जो होते हैं उनके जो दांत होते हैं वह इंसिजर जो काइनिन होते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, काफी ज्यादा नुकीला भी होते हैं, क्योंकि उन्हें अधिकतर मतलब ज्यादा मांस पर जीवित रहते हैं, क्योंकि उसमें मांसाहारी जीव है। मांसाहारी जीव में काइनिन बड़ा रहता है, जिसके कारण उसे भोजन करने में आसानी होती है। जो हाथी होता है, हाथी का जो बाहर इस तरह से लंबा जो 2 गो दांत निकला होता है तो इंसीजर का ही रूपांतरित रूप होता है, मतलब इंसीजर ही होता है जो हाथी का बाहर का दांत। हाथी का जो बाहर का दांत होता है वह इंसीजर ही होता है। अब होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक होता है, इसे रत्नक बोला जाता है। ये भोजन को चबाने में मदद करता है। दांत का सूत्र होता है वयस्क में 21 23 4 2 4। इसमें दांतों की संख्या होती है 4 + 4 8। इसमें दांतों की संख्या 8 होती है। जो प्रीमोलर होता है उसमें दांतों की संख्या 8 होती है। यह भोजन को चबाने में मदद करता है। प्रीमोलर भोजन को चबाने में मदद करता है। भोजन को चबाने में मदद करता है प्रीमोलर। फिर आता है मोलर। मोलर में दांतों की संख्या होती है 6 गो ऊपर रहता है 6 गो नीचे + 12 हो जाता है। दांतों की संख्या 12 हो जाता है। ये भी भोजन को चबाने में मदद करता है। जो बच्चा होता है दांत का 1/, जो दांत का जब भी हम सूत्र लिखते हैं ICPM ऐसे करके दांत का सूत्र होता है IC इंसीजर काइनिन प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर जो दांत होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता है। मोलर भी बच्चों में नहीं पाया जाता, लेकिन थर्ड मोलर जो होता है वह बच्चों में पाया जाता है। थर्ड मोलर बच्चों में पाया जाता है, जबकि प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। इस तरह दांतों की संख्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं दांतों के सूत्र, मतलब दांत के कैसे सूत्र लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दांत के जब भी हम सूत्र लिखेंगे तो दांत का टोटल दांत का 1/4 भाग लिखा जाता है। 1/4 भाग लिखा जाता है। तो हम लोग देखे थे इंसीजर के दांतों की संख्या 8 थी, काइनिन में दांतों की संख्या 4 था, जबकि प्रीमोलर में दांतों की संख्या हम लोग 8 देखे थे, मोलर में दांतों की संख्या हम लोग 12 देखे थे। इस प्रकार हो गया। अब इसका 4 से हम भागा दे देते हैं, तो 4 से सबको हम भागा दे देते हैं। 4 से जब हम लोग भागा दिए तो इसे आ गया 2 1 2 3। इस तरह से दांतों की संख्या लिखेंगे। तो इस तरह से हम दांतों की संख्या देखेंगे तो वयस्क मतलब जो मानव वृद्ध हो चुका, मतलब मैच्योर हो चुका है, बच्चा अवस्था में नहीं है। तो जो मानव होता है बच्चा अवस्था में नहीं है, उसमें दांतों की संख्या इस तरह से लिखा जाता है ICPM
क्योंकि आइस हो गया इंसीजर, कैस हो गया काइन, फिर से हो गया प्रीमोलर, मुंह से अथी मास हो गया मोलर बटा ICPM। तो इस तरह से लिखेंगे तो इसमें आया, क्योंकि दांतों का जो सूत्र होता है 1/4 भाग ही लिखा जाता है, क्योंकि 1/4 से हम भागा दे दिए। तो इस तरह से लिखेंगे तो ऊपर इंसीजर आ गया 2, कैनिन आ गया 1, फिर प्रीमोलर आ गया 2, फिर मोलर आ गया 3। इस तरह से लिख देते हैं। तो ये व्यासक में हो गया। अब बुतरूम देखेंगे, क्योंकि बुतरूम में तो थर्ड मोलर और प्रीमोलर नहीं पाया जाता, तब बुतरूम में थर्ड मोलर और प्रीमोलर नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता, जबकि थर्ड मोलर होता है जो पाया जाता है। तब प्रीमोलर तो 0 हो जाएगा बच्चा में प्रीमोलर 0 हो जाएगा, और मोलर हो जाएगा जो थर्ड मोलर मतलब एगो पाया जाता है। तो थर्ड मोलर हो गया एगो ऊपरे, 2 गो ऊपरे थर्ड मोलर और 2 गो नीचे, तो 4 गो पाया जाता है। 4 मोलर पाया जाता है, 12 में से 4 गो पाया जाता है। तो जब हम बच्चा को सूत्र लिखेंगे, बच्चा के दांत का सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा, इसमें तो ये तो पा ही जाएगा, थी इंसीजर पाया जाएगा 2 लिख देंगे, कैनिन भी तो ये को होवे करेगा, फिर प्रीमोलर नहीं पाया जाता तो प्रीमोलर 0 लिख देंगे, और यहाँ मोलर रहेगा तो मोलर तो दांत का 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग ही लिखा जाता, तो फिर से 4 से भागा दे देंगे तो 101 2101। इस तरह बच्चा में दांतों की सूत्र हो गया, और व्यासक में दांतों का सूत्र हो गया। हम लोग जीभ देख लिए, दांत देख लिए, अब देखते हैं लार ग्रंथि। कौन कौन से लार ग्रंथि पाया जाता है। तो सबसे बड़ा जो लार ग्रंथि मुंह में जो लार ग्रंथि पाया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। कुछ प्रोटाइड ग्लैंड, सबमेंडुअल, सबलिंगुअल पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड, लार ग्रंथि हो गया। सबमेंडुलर, सबलिंगुअल, ये 3 प्रकार का ग्रंथि पाया जाता है लार ग्रंथि में। सबसे बड़ा होता है प्रोटीन ग्लैंड से बड़ा होता है, प्रोटीन ग्लैंड सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है सबमेंडुअल, सबसे छोटा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखते हैं लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम निकलता है, टाइलिन निकलता है, डाइस्टीज निकलता है, अम्यूलिन निकलता है। ये 4 प्रकार का ग्रंथि से मतलब एंजाइम निकलता है। जो लाइसोजाइम होता है कीटाणुओं को मारता है। लाइसोजाइम जो भोजन में जितना भी प्रकार के कीटाणु उपस्थित होता है उसे लाइसोजाइम मारता है, तो कीटाणुओं को मारता है लाइसोजाइम। जबकि जो टाइलिन और डाइस्टीज होता है, जो भोजन में मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, उसे हम शर्करा में बदलता है। जो मंड पाया जाता है स्टार्च, उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। इसे बोला जाता है शर्करा। और जो इम्यूलिन होता है वो भोजन को चिपचिपा मतलब मुलायम बनाता है, चिपचिपा बनाता है, ताकि भोजन को निकालने में आराम हो, आसानी से निगला सके, चिपचिपा बनाता है। अब देख लिए हम लोग लार ग्रंथि। अब हम लोग देखते हैं लार ग्रंथि के मुख गुहा के बाद आ जाता है ग्रासनली। मुख गुहा के बाद आ जाता है ग्रासनली।
ग्रास नली के बारे में हम लोग देखते हैं। ग्रास नली एक नली होता है, उसमें किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि क्रामनुकुचन की क्रिया होता है। भोजन में किसी भी प्रकार का पाचन की क्रिया नहीं होता, बल्कि क्रामनुकुचन की क्रिया होता है। मतलब क्रामनुकुचन की क्रिया मतलब भोजन को धीरे 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 करके नीचे लेके जाता है। अगर क्रामनुकुचन की क्रिया अगर उल्टा हो जाता है तो वह भोजन को मतलब उल्टी कर देता है, फेंक देता है बाहर, मुंह से बाहर फेंक देता है, जिसे हम उल्टी कहते हैं। तो ये इसोफेगस होता है, जो एक प्रकार का सीधा नाली होता है। इस तरह से नाली होता है इसोफेगस। इसमें भोजन धीरे धीरे होते हुए चल जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। ग्रास नली में, ग्रास नली सिर्फ भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। ग्रास नली का इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता है। फिर ग्रास नली के बाद देखते हैं भोजन को आमाशय तक, मुंह से आमाशय तक ले जाने में जिस नली की आवश्यकता पड़ती है उसे हम बोलते हैं ग्रास नली। और ग्रास नली का कोई भी काम नहीं होता है। ग्रास नली के बाद देखते हैं हम लोग ग्रास नली, मुख गुहा देख लें। मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आता है, ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। अमाशय के बारे में जानते हैं। तो अब ग्रास नली से अमाशय में भोजन आता है, तो अमाशय का आकृति एक थालीनुमा आकृति होती है। इस तरह से नहीं, इस तरह से ही होता है। अरे इससे बनना, इस तरह से होता है। इस तरह से आकृति होती है ग्रास नली की, असली अमाशय की, ग्रास नली की नहीं, अमाशय की। अमाशय का जो ये भाग होता है, अमाशय 3 भागों में बांटा होता है। अमाशय 3 भागों में बांटा होता है। अमाशय के जो ऊपरी भाग को कार्टिक कहते हैं, द्वितीय भाग को फंडिक कहते हैं, तीसरा भाग को फाइलेरिक कहते हैं। प्रथम भाग